तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो पेपर होने वाला है, इससे संबंधित ये जो आपके सामने क्लास होने वाली है, इसमें अपन कंप्लीट रिवीजन करेंगे। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं करवाने वाला हूं। पार्ट फर्स्ट मैंने इसका पहले से करवा दिया, अब ये पार्ट टू है। पार्ट फर्स्ट को जरूर से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा, वहां पे पार्ट फर्स्ट पढ़ा जाओ और जाकर उसको अच्छे से देख लेना। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की क्लास लगा रखी है, वो भी अच्छे से जाकर देख लेना, है ना। इसमें अपन जो पार्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन रह गए थे उनको रिवीजन करने का काम किया है, तो अच्छे से देख लेना। साथ के साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। 25,000 जो आपके सामने जो सब्सक्राइबर पूरे करने का जो टारगेट ले रखा भाई आपके सामने, 31 तारीख तक तो आपने करवाया नहीं, तो अब 10 तारीख तक अपन 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने का टारगेट लिया है। तो करवाओ, सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपके सामने 10 तारीख से पहले पहले 25,000 सब्सक्राइबर है वो पूरे कर सके अपन। साथ के साथ जो ये पीडीएफ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कहां पर मिलेगी? आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करोगे, आप इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी चैंपियन जो लिखा हुआ यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है? फाइल वाले सेक्शन है, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, ऊपर की तरफ जो सर्च वाला ऑप्शन है यहाँ पर पहुंच जाना है, और सर्च करना आपको पॉलिटिकल। क्या सर्च करना है? पॉलिटिकल। तो यहां पर आपके सामने पीडीएफ देखने को मिलेगी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से। जाओ और जाकर खोल लेना। इसमें आपके सामने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यूनिट वाइज हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, और इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स डाल रखे हैं। सभी के सभी विद्यार्थियों के फ्री में नोट्स हैं। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट में मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीद लो। अब पूरा का पूरा वीडियो एंजॉय करना। भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो एक आपके सामने एक बहुआयामी, मतलब उसमें एक ही लोगों का योगदान नहीं रहा, बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान रहा था, जिसमें विभिन्न संगठनों ने अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुसार योगदान दिया। जिसमें जो 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 आपके सामने संगठन है, जिसका जो जो काम था, उस संगठन ने अपने अपने हिसाब से उसके अंदर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर योगदान देने का काम किया। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। तो इसमें अगर दोनों की बात करें, कांग्रेस की और आरएसएस की, दोनों की भूमिका इसमें देखने को मिलती है। तो भाई अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, तो देखो कांग्रेस की जो आपके सामने भूमिका है वो सबसे प्रमुख रही थी। आरएसएस की भूमिका इतनी ज्यादा प्रमुख नहीं रही बिल्कुल भी, जितना भाई आपके सामने कांग्रेस की भूमिका रही थी। लेकिन कुछ ना कुछ उनका भी योगदान रहा था। अगले वाला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य राजनीतिक मंच था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 के अंदर ए ह्यूम के द्वारा मुंबई के अंदर की गई थी। और इसमें इसका आपके सामने जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका निर्माण इसीलिए किया गया था, जितने भी जो लोग हैं, जितने भी जो राजनेता हैं, वो आपके सामने जो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भाग लेते हैं। भाई आप एक बात बताओ, आपके गांव के अंदर चार आपके सामने मान लो 4 लोग हैं, और चारों बहुत शक्तिशाली लोग हैं, वो अपने अपने हिसाब से गांव का विकास कराते हैं, तो क्या होगा? थोड़ा कम विकास देखने को मिलेगा, है ना। एक दूसरे के प्रति विरोध भी हो सकता है। लेकिन जब चारों मिलकर एक जगह बैठकर अगर कोई फैसला ले, तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा उससे क्या होगा, फैसले, कोई भी काम त्वरित रूप से होगा, जल्दी काम होगा, और आपके सामने कोई भी जो फैसला वो भी अच्छे से होगा। तो यही चीज आपके सामने देखने को मिला। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यही योगदान था कि वो सभी लोगों को एक मंच पर लाने का काम किया। क्या क्या काम किया? जितने भी जो लोग हुआ करते थे उन सभी लोगों को एक मंच पर लाकर एक मंच प्रदान करने का काम किया गया, जिससे क्या आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसको एक नई दशा और दशा मिली। वहां पर बैठकर भाई राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ करते थे। उन राष्ट्रीय अधिवेशनों पे बात क्या करते थे कि किस प्रकार से हमें आगे की 1 साल की रूपरेखा तैयार करनी है। जन आंदोलन का नेतृत्व है महात्मा गांधी के नेतृत्व कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे विशाल आंदोलनों के शुरुआत की। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, महात्मा गांधी हुआ करते थे, उनके द्वारा अनेकों अनेक जो आपके सामने समय समय पर जो आंदोलन, जन आंदोलन किए गए, आंदोलन नहीं जन आंदोलन, जिसमें आपके सामने क्या हुआ करता था, जो लोगों की भूमिका बहुत ज्यादा मुख्य हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? जो लोगों की भूमिका वो बहुत ज्यादा मुख्य हुआ करती थी।
जिससे समाज का हर वर्ग जुड़ा, जिससे क्या हुआ, इन सभी विशाल आंदोलनों के माध्यम से समाज का हर वर्ग, चाहे छोटा बड़ा, आपके सामने समाज का जो हर वर्ग है वो इन आंदोलनों से जुड़ता है। चाहे कोई किसान वर्ग हो गया, चाहे मजदूर वर्ग, महिलाएं हो गई, चाहे छात्र हो गए, सभी के सभी लोगों ने इस स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर अपनी भूमिका निभाई। क्या हुआ, इस स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर अपनी जो भूमिका है उसको निभाने का काम किया। समझ में आ गया। और इससे क्या हुआ, जनता के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा जो अलग अलग आंदोलन चलाए जाते थे, इन आंदोलनों को प्रभाव समाज पे ये पड़ता था कि सभी लोग उत्साहित होते थे। क्या है, सभी लोग उत्साहित होते थे, सभी लोग उत्साहित रहते थे। आपके सामने आने वाले जो भाई सभी लोग आपके सामने जुड़े भी रहते थे। तो ग्रामीण तबका, जो लोग आपके सामने इतना पढ़ा लिखा लोग भी नहीं, वो महात्मा गांधी से आसानी से जुड़ जाते थे। अगले वाला पॉइंट है राजनीतिक चेतना। कांग्रेस ने स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग से वैश्विक स्तर को उठाया और अंग्रेजों के साथ महत्वपूर्ण संवैधानिक वार्ताएं जैसे गोलमेज सम्मेलन और भारतीय प्रतिनिधित्व किया। तो कांग्रेस ने सिर्फ आपके सामने राजनीतिक स्तर पे ही लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया, जन आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने संवैधानिक मार्ग भी अपनाने का काम किया। क्या क्या, संवैधानिक मार्ग से भी लड़ाई लड़ने का काम किया, जिसमें वो क्या करते थे आपके सामने भाई, जिसमें सिर्फ स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे। कहते थे कि हमें आपके सामने, आपको इस देश को छोड़कर ही नहीं जाना है। अंग्रेज बहुत समझदार थे, वो क्या कहते थे, हम इस देश को छोड़कर तो चले जाएंगे लेकिन आपका एडमिनिस्ट्रेशन हम ही चलाएंगे, मतलब प्रशासनिक गतिविधियां हम ही चलाएंगे, या फिर आपके सामने प्रशासनिक गतिविधि आप चला लेना, हम आपके देश में रहेंगे। इस प्रकार की बातें किया करते थे। तो कांग्रेस ने कहा कि भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का अर्थ है कि हमें आपका कोई भी प्रकार का दखल अंदाज नहीं चाहिए, आपको पूर्ण रूप से इस देश को छोड़कर जाना होगा, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुआ करती थी, जिससे अंग्रेजों ने के साथ महत्वपूर्ण संवैधानिक वार्ता, मतलब अलग अलग प्रकार की जो संविधान के निर्माण के लिए वार्ता की गई, जिसमें गोलमेज सम्मेलन जैसे सम्मेलन जो शामिल हैं, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसके द्वारा किया गया था। अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की भूमिका। आरएसएस की क्या भूमिका रही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में? 1925 में डॉक्टर केशव बालीराम हेगड़ेकर द्वारा स्थापित आरएसएस का दृष्टिकोण मुख्यतः राष्ट्रवादी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व चरित्र निर्माण पे आपके सामने केंद्रित था। देखो, अगर डॉक्टर केशव बालीराम हेगड़ेवार की बात करें तो आरएसएस है ना, उनके द्वारा शुरू की गई थी। कब, किनके द्वारा शुरू की गई थी? डॉक्टर केशव बालीराम हेगड़ेवार के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें क्या, किसका योगदान था कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो हमारा राष्ट्र है उसके अंदर जो संस्कृति है वो किस तरीके से संस्कृति को फैलाया जाए और राष्ट्र के अंदर लोगों का जो चरित्र है उसके निर्माण को कैसे शुरू किया जाए। पहले वाला पॉइंट है संगठनात्मक शक्ति। संघ का मानना है कि भारत की दासता का मूल कारण हिंदुओं का बिखराव है। जो स्वयं राष्ट्र संघ है, आरएसएस का यही मानना था कि जो आपके सामने भारत के अंदर जो दास्ता है या अंग्रेजों के द्वारा जो आपके सामने उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग एकजुट नहीं है। क्या कारण दिया? एकजुट नहीं है हमें, है ना, एकजुट होने की हमें जरूरत है। अंत उन्होंने शाखाओं के माध्यम से समाज को संगठित और अनुशासित करने पर जोर दिया। उनके द्वारा शाखाओं नामक छोटी छोटी स्कूल टाइप में चीजें खोली गई, छोटी छोटी शाखाएं, छोटी छोटी ब्रांच आपके सामने हर गांव में खोली गई। उनका काम यह था कि भारतीय लोगों को सांस्कृतिक महत्व समझाना, एक हिंदुओं को एकजुट करना, यह आपके सामने प्रमुख काम था, जिससे आपके सामने क्या हो सके, हमारा जो बहुत बड़ी जनसंख्या है ना, वो आपके सामने जो अंग्रेजों के जो चंगुल है उससे बाहर आ सके, उनको अपनी सांस्कृतिक महत्व पता चल सके, जिससे क्या हो सके, भारत का विकास है वो और ज्यादा हो सके, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो सके। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। यद्यपि संघ ने औपचारिक रूप से कभी राजनीतिक रूप से कांग्रेस के आंदोलनों में की कमान नहीं संभाली, कभी भी, मैं बता रहा हूं, संघ के द्वारा आरएसएस ने कभी भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पे जो बढ़ चढ़कर कभी भी हिस्सा नहीं लिया। कभी कोई योगदान आपके सामने आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान अगर आप कांग्रेस का जैसे देखते हो, उन्होंने इतने बड़े जन आंदोलनों की शुरुआत की, आपके सामने वो नहीं देखने को मिलता है कभी भी। समझ में आ गया? काफी बार तो भाई ये राजनीतिक रूप से आरोप भी लगता है कि आरएसएस ने कभी भी कोई योगदान नहीं दिया, बल्कि काफी बार अंग्रेजों का साथ देने की भी बात उठती है। ये स्पेकुलेशन है, इसकी कोई जो राजनीतिक प्रमाण नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है भाई।
कांग्रेस के आंदोलन में कमान नहीं संभाली, परंतु उसे स्वयं सेवकों ने व्यक्तिगत स्तर पर 1930 का नमक सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय आंदोलन रही। तो ये दो आंदोलन है जिनमें थोड़ी बहुत आपके सामने जो आरएसएस की भूमिका देखने को मिलती है, जिसमें 1930 के अंदर जो नमक सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह, जो नमक सत्याग्रह होती है, उसके अंदर उनकी थोड़ी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन है, उसके अंदर उनका सक्रिय आंदोलन रहा। किसके रूप में, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय आंदोलन रहा। और 1930 का जो नमक वाला आंदोलन है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और 1930 का नमक सत्याग्रह का आंदोलन है, उसमें उनकी भूमिका रही। संघ ने समाज में राष्ट्रभक्ति की भावना को गहराई तक पहुंचाने के लिए विभाजन के विभिषकों के समय मानवीय सहायता प्रदान करने का काम किया। मतलब संघ ने भाई आपके सामने राष्ट्रभक्ति भक्ति की भावना है उसको गहराई तक पहुंचाने का काम किया, और जब लोगों को जरूरत पड़ी तब उनके द्वारा आपके सामने जो लोगों को अपने जो उनकी छोटी छोटी संघ की जो ब्रांच हुआ करती थी उसके माध्यम से लोगों को अपनी सहायता प्रदान करने का उनके द्वारा काम किया गया था। निष्कर्ष की बात करें, जहां कांग्रेस ने राजनीतिक और प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष किया, भाई आरएसएस ने मजबूत जो समाज को मजबूत व सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ीकरण और संगठन के निर्माण पे बल दिया। देखो दोनों का अलग अलग काम है। भारत के राष्ट्र संघर्ष है उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का था, इस बात में ना तो कोई कभी डिबेट होगी, ना आगे भी कभी रहने वाली है। आरएसएस का योगदान आंदोलन में नहीं होकर भारतीय जो संस्कृति है उसको मजबूत करने का काम था। क्या था, भारतीय संस्कृति को मजबूत करने का काम था, लोगों को एकजुट करने का काम था। सब किसके द्वारा काम किए गए थे, भाई आपके सामने आरएसएस के द्वारा काम किए गए थे। ये दोनों में फर्क देखने को मिलता है। उन्होंने भारत की संस्कृति को मजबूत किया, लोगों तक अपनी भावनाओं को पहुंचाने का काम किया गया आरएसएस के द्वारा। तो बच्चों ये था आपका जो प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय कांग्रेस व आरएसएस की भूमिका क्या, उसके बारे में स्पष्ट रूप से बताइए। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना भाई कमेंट बॉक्स में। भारत का संविधान एक लंबी लोकतांत्रिक सक्रियता का परिणाम है। भारत का जो आपके सामने जो संविधान है वो एक लंबी और जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होती है ना उसका परिणाम है। एक दिन में भारत का संविधान नहीं बन गया था। भाई कोई भी चीज है ना वो आपको पता है एक दिन में नहीं निर्माण होता उसका, उसके निर्माण में समय लगता है। तो भारत का संविधान भी ऐसे बनता है भाई, उसको बनाने में काफी लंबा समय है, काफी लंबी जो प्रयास है वो किए गए थे। एक विशेष रूप से संगठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण आपके सामने कैसे देखने को मिला था, एक बहुत ही लंबी आपके सामने जो संविधान सभा थी, क्या थी, एक बहुत ही लंबी जो संविधान सभा थी उसके द्वारा लगातार प्रयास किए गए। और उन प्रयासों का परिणाम रहा कि भारत का जो संविधान है वो आज का जो संविधान है उसके रूप में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान जो आज का वर्तमान समय का जो आप संविधान देखते हो इस रूप में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था भाई, जो भारत के जो संविधान सभा है उसका निर्माण कब देखने को मिला था। भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कब हुआ था, भारतीय संविधान सभा का जो आपके सामने गठन है वो 1946 की, किसकी, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कौन से योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा है उसका आपके सामने क्या है, निर्माण देखने को मिला था। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, 1946 का जो कैबिनेट मिशन योजना है उसके तहत देखने को मिला था। गठन के सदस्य, हर सदस्य का जो चुनाव है वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। मतलब जितने भी, एक तो ये चीज आपको समझना है कि भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था अंग्रेजों के द्वारा, उनके द्वारा देखने को मिला था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से रट लेना, जो पॉइंट बताऊं उनको अच्छे से याद कर लेना। गठन का सदस्य, इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है, जितने भी जो चुनाव हुआ आपके सामने किनके, जो संविधान सभा के जितने भी जो मेंबर हैं उनका चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। जितने भी जो छोटे छोटे प्रांत होते हैं, मतलब जितने भी जो छोटे छोटे प्रांत होते हैं उन प्रांतों की जो विधानसभाएं हैं उसके सदस्यों के द्वारा इनडायरेक्टली चुनाव किया गया था। क्या किया गया था, उनको इनडायरेक्टली चुना गया था, अप्रत्यक्ष रूप से उन सबको चुना गया था। जिसमें कुल आपके सामने 389 सदस्य थे। कितने थे, 389 सदस्य कुल देखने को मिलते थे।
लेकिन विभाजन के बाद संख्या 299 रह गई थी। क्यों? जो आपके सामने बाकी के जो 90 मेंबर हैं वो किसके थे आपके सामने? भाई मुस्लिम लीग के मेंबर थे। 90 मेंबर मुस्लिम लीग के थे, जिससे क्या 299 जो सदस्यता है वो आपके सामने रह जाती है। और 299 की और 289 पहले थे, 289 पहले थे और 299 की आपके सामने बाद में सदस्यता रह जाती है। प्रमुख बैठकों की बात करें, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब देखने को मिली थी? 9 दिसंबर 1946 को, मतलब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक देखने को मिलती है। डॉक्टर शिवानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। क्या होता है? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक होती है। जैसे आपने चार दोस्त हो और आप चार दोस्तों ने मिलकर सबसे पहले आप जिस जगह पर बैठते हो वो पहली बैठक के रूप में जानी जाएगी, है ना। और पहली बैठक में क्या है, जो सबसे समझदार बड़ा बुजुर्ग आदमी होता है उसी को बता देते हैं कि चलो इसको अपन क्या बना लेते हैं, अध्यक्ष बना लेते हैं। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष वो बनाया गया था। और उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपके सामने चुना गया था। तो सबसे पहले तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और उसके बाद में डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद है उसको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़े। प्रारूप समिति, संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति भी बनाई। मतलब जो संविधान सभा थी उसके अंदर सभी लोगों का भाई अलग अलग काम हुआ करता था, तो उसकी एक अलग से एक समिति थी। कौन सी? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का यह काम था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। उनका काम क्या था? उनकी अध्यक्षता में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में क्या किया गया? एक प्रारूप समिति का निर्माण किया गया। किसका? प्रारूप समिति का आपके सामने निर्माण है वो किया गया था। इनका काम था संविधान को तैयार करने के लिए, मतलब इनका क्या कार्य यही था, जितना जो संविधान है उसको तैयार किया जाए। उसको तैयार करने में जो क्योंकि सबसे ज्यादा भाई विधि के ज्ञाता यही थे उस समय, बात के सबसे ज्यादा कानूनी ज्ञान इन्हीं को था। तो उस समय के आपके सामने जितना भी आपको जो अलग अलग देशों के जितने भी जो प्रमुख आपके सामने संविधान होते थे उनको पढ़ना, उनसे बेहतर चीजें निकाल कर लाना, हमारे देश के लिए वो कैसे अच्छे हैं उसके लिए चर्चा आयोजित कराना, सभी लोगों की सहमति लेना, उनको भारतीय संविधान में ऐड करना, ये सब का सब काम किसका हुआ करता था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। और प्रारूप समिति का उसका सबसे बड़ा योगदान हुआ करता था। समझ में आ गया? संविधान को तैयार करने में, भारत का संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। मतलब भारतीय संविधान को तैयार करने की अगर वर्ष की बात करें तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। और अंततः 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकार किया गया। क्या किया गया? 26 नवंबर 1949 को इसको पूरे के पूरे भारत में आपके सामने स्वीकार कर लिया गया। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया। कब कर दिया गया भाई? 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया। और 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत, मतलब इसको स्वीकार करने का काम किया गया। प्रस्तावना की बात करें, प्रियम्बल का महत्व क्या है? प्रस्तावना का जो महत्व है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में किसको जाना जाता है? प्रस्तावना को। किसको? जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। और परिचय पत्र भी कहा जाता है। परिचय पत्र क्या होता है भाई? आपके सामने एक ऐसा पत्र होता है भाई जिसको आप क्या है, जिससे आप सारी की सारी चीजें समझ सकते हो। तो भारतीय संविधान में चीजें कैसे काम करती हैं, है ना, कौन सी चीज कैसे है, उसको अगर समझ सकते हो किसके माध्यम से? प्रस्तावना के माध्यम से। इसका महत्व कुछ इस प्रकार से है। तो आपके सामने प्रस्तावना क्या क्या महत्व है। पहला पॉइंट है संविधान का दर्शन। ये स्पष्ट करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान कैसा राज्य है भाई? संप्रभु। मतलब संप्रभु का अर्थ होता है कि हमारा कोई, हमारे ऊपर, हम अपने आप में एक स्वतंत्र देश है, हमारे ऊपर कोई अन्य देश का कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी इंपोर्टेंस नहीं है। समाजवादी, समाजवादी देश है। समाजवादी देश कौन सा होता है भाई? जहां समाज के हर वर्ग को बराबरी का हिस्सा मिलता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। इस प्रकार का जो राज्य होता है उसको समाजवादी राज्य के नाम से जाना जाता है।
पंथ निरपेक्ष होता है जिसमें कोई लोक धर्म, कोई पंथ वगैरह नहीं देखने को मिलता है, इस प्रकार की भावना नहीं देखने को मिलती है, उसको पंथ निरपेक्ष के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्रात्मक, ऐसा देश जहां पर लोकतंत्र की आपके सामने भावनाएं देखने को मिलती है, उसको लोकतंत्रात्मक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य के नाम से जाना जाता है, जहां पर लोकतांत्रिक भावनाएं देखने को मिलती हैं। शक्ति का स्रोत, प्रस्तावना के शुरुआत में हम भारत के लोग ये दर्शाते हैं कि भारतीय संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत कौन है। देखिए, जैसे हम अगर भारत की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें यह चीज पता चलती है कि उसमें एक शब्द का प्रयोग होता है, हम भारत के लोग। कौन से शब्द का प्रयोग होता है? हम भारत के लोग। इस शब्द का क्या महत्व है? महत्व होता है कि हमारे जो भारत के लोग हैं वो इस जो संविधान के सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोग। लेकिन भाई हमने क्या कर दिया, अपनी शक्तियां जो और दूसरी लोगों के हाथों में दे दी है ना। चाहे आपके सामने भाई नेता हो, चाहे अपनी कोई राजनीतिक पार्टियां हो, हमने अपने आप को वहां तक सीमित कर दिया, तो ये गलत चीज है। प्रस्तावना का जो शब्द है हम भारत के लोग, वही आपके सामने ये बताते हैं कि जो अंतिम शक्ति किनके हाथों में है। न्याय और समानता, हम सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अवसर की समानता को सुनिश्चित करने का संकल्प लेते हैं। क्या करती है जो भारतीय जो संविधान है, ये सभी नागरिकों के लिए सामाजिकता, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अवसर देने का काम करती है। क्या काम करती है? जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय मिले। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय का अर्थ यही होता है कि सभी लोगों को बराबरी का हिस्सा मिले, चाहे सामाजिक स्तर पर समाज के सभी लोग एकजुट रहें, आर्थिक रूप पे पैसे के आधार पे लोगों में भेदभाव नहीं देखने को मिले, और राजनीतिक रूप से भी लोगों में भेदभाव नहीं देखने को मिले, सभी लोगों को न्याय मिले। क्या हो? सभी लोगों को न्याय मिले, सभी लोगों को न्याय के अवसर मिले। तो न्याय और समानता क्या करती है भाई? आपके सामने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पे बराबरी का हिस्सा देती है, जिससे सभी लोगों को समानता मिलती है, और समानता मिलती है तो संविधान है वो आपके सामने उसका एक अलग रूपरेखा देखने को मिलती है। व्याख्या का आधार, न्यायपालिका संविधान के किसी जटिल प्रावधान की व्याख्या के समय प्रस्तावनाओं को आदर्शों का सहारा लेती है। अगर कोई एक ऐसा समय आ गया जब भारत के जो भाई आपके सामने भारतीय संविधान में कोई संशोधन हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या फैसला लेना चाहिए, या आपके सामने जो भारतीय न्यायपालिकों के द्वारा काफी बार जो फैसले लेने में जब समस्या आती है, तो वो प्रस्तावना को उठाकर उसको समझते हैं, उसका सहारा दिया जाता है उनके आदर्शों का। क्या उसमें किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया, उन शब्दों को ध्यान में रखकर क्या कर लिया जाता है, जो प्रस्तावना को ध्यान में रखकर भाई आपके सामने आदर्शों को ध्यान में रखकर जो जितनी भी चीजें होती हैं, जो फैसला लेना होता है, संविधान में संशोधन करना होता है, वो लिया जाता है। निष्कर्ष की बात करें, भारत संविधान सभा में भारत की विविधता को समेटने के लिए एक प्रगतिशील दस्तावेज तैयार किया है। भारतीय संविधान सभा ने क्या किया है? भारत के जो अनेकों प्रकार की जो विविधता दिखाई पड़ती है, उसके जो प्रगतिशील दस्तावेज है, उसके रूप में हमारे जो प्रस्तावना ने पूरे के पूरे राष्ट्र को एकजुट करने का काम किया। भाई अपने राष्ट्र की क्या क्या खूबसूरती है उसको एक पन्ने में समेटने का काम किया है। तो भारतीय संविधान सभा के निर्माण का वर्णन कीजिए तथा भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना का क्या महत्व था, इसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देश तत्वों की व्याख्या कीजिए। तीनों के बारे में अपन छोटा छोटा पढ़ लेंगे। भाई एक प्रश्न आपको जरूर से देखने को मिलेगा, अधिकतर मौलिक अधिकारों वाला प्रश्न ही देखने को मिलता है। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान जो नागरिकों को के सर्वांगीण विकास और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए तीन प्रमुख मुख्य स्तंभ देता है। क्या करता है भारतीय संविधान है ना, वो जो भारत के नागरिक होते हैं उनका सर्वांगीण विकास हो सके, मतलब भारत के जितने भी जो नागरिक हैं उन सबका सर्वांगीण विकास हो सके और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। इसके लिए तीन चीजों को आपके सामने उसमें जोड़ा गया, तीन प्रकार की चीजों को उसमें जोड़ा गया। पहला था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक मतलब मूल अधिकार। मौलिक अधिकार को ऐसे समझ सकते हो, कोई भी व्यक्ति होता ना, उसके जीवन में मूल अधिकार कौन कौन से होते हैं, कम से कम भाई ये अधिकार तो उसके पास होने चाहिए। इस प्रकार के अधिकारों को क्या बोला जाता है? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कौन से होते हैं उनको जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य, कोई भी व्यक्ति का अपने जीवन में क्या कर्तव्य होता है, कोई भी व्यक्ति है उसका अपने जीवन में क्या क्या कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को जोड़ा गया।
और नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या थे? वो आपके सामने राज्यों को, कोई भी राज्य है या कोई भी सरकारें हैं, उनको आपके सामने ये निर्देश देना कि एक जो राज्य होता है उसमें कम से कम इतनी फैसिलिटी, इतने चीजें तो होनी चाहिए जिससे कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके। क्या हो सके? एक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? ऐसा राज्य जिसके अंदर हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिल सके, है ना, बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सके, और आपके सामने कोई वर्ग है वो खुद को प्रताड़ित नहीं महसूस करे। इस प्रकार के राज्य को क्या कहा जाता है? आपके सामने जो कल्याणकारी राज्य के नाम से जाना जाता है। और ये सब चीजें कहां सुनिश्चित होती हैं? आपके सामने नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उनके अंदर ये सभी की सभी चीजें हैं वो आपके सामने देखने को मिलती हैं, उनके अंदर इन सभी चीजों की बात की गई है। अगले वाले पॉइंट की अगर अपन आगे बढ़े, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार क्या होते हैं भाई आपके सामने? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है मौलिक अधिकार वाला है। संविधान के भाग नंबर 3 में, कौन से में? संविधान के भाग नंबर 3 में जहां अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की बात होती है। किसकी बात होती है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 की बात होती है। कौन सा? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 की बात होती है। उसमें आपके सामने जो ये अधिकार है, वो जो मौलिक अधिकार है, उनका वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन देखने को मिलता है। किसका वर्णन देखने को मिलता है? मौलिक अधिकार होते हैं उनका वर्णन देखने को मिलता है। मौलिक अधिकारों से व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। कोई भी जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं, ये कोई भी व्यक्ति होता है, आपके सामने कोई भी व्यक्ति होता है, उसके व्यक्तित्व के लिए, उसका व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। किसके लिए जरूरी होते हैं? कोई भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसके विकास के लिए ये आपके सामने मौलिक अधिकार बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। विशेषताओं की बात करें, क्या विशेषताएं होती है मौलिक अधिकारों की? पहली विशेषता है जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल क्या अर्थ होता है भाई? अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो नागरिक सीधे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। मतलब अगर आपका 12 से लेकर आपके सामने 35 तक कोई भी जो मौलिक अधिकार है उसका अगर आपको जो उल्लंघन देखने को मिले, क्या हो? अगर उसका किसी भी प्रकार का उल्लंघन देखने को मिले तो आप सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हो। कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट या आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना दरवाजा वो खटखटा सकते हो। समझ में आ गया आपको अच्छे से कि अगर आपका जो उच्चतम न्यायालय आपके सामने सीधा का सीधा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी जो बात है वो रख सकते हो। अगले वाला पॉइंट है प्रमुख अधिकार। प्रमुख अधिकार कौन कौन से होते हैं? इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो देखने को मिलते हैं। मतलब कौन कौन से अधिकार देखने को मिलते हैं भाई मौलिक अधिकारों में? कोई भी व्यक्ति होता है उसको समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? सभी लोगों को समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का और समानता का जो अधिकार है वो दोनों के दोनों अधिकार है वो आपके सामने देखने को मिलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी व्यक्ति है उसके खिलाफ जो शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? आपके सामने बात कर सकते हैं। 15 से लेकर 18 तक आपके सामने, 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, 19 से लेकर 22 तक आपके सामने स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 में आपके सामने शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 में आपके सामने संस्कृति का अधिकार, और आपके सामने संवैधानिक उपचार 32 से 35 तक शामिल होता है, मुख्यतः 32 में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपके सामने सभी के सभी लोगों को क्या है? आपके सामने अलग अलग प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें क्या है? कोई सभी लोगों को स्वतंत्रता, शोषण और धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति से संबंधित जो अधिकार है वो देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी क्या होती है भाई? संविधान के भाग नंबर 4 में, कौन सा? संविधान के भाग नंबर 4 में जहां से अनुच्छेद 52 से लेकर 51 तक के राज्य के कुछ मार्गदर्शन के सिद्धांत दिए गए। क्या किया गया? जो हमारा राज्य होता है उसके मार्गदर्शन के अलग अलग प्रकार के सिद्धांत दिए गए। मार्गदर्शन क्या होता है? अगर कोई भैया आपका मार्गदर्शन कैसे होगा? क्या आपको कोई व्यक्ति के द्वारा यह बताया जाए कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको क्या जाना जाता है भाई? मार्गदर्शन के नाम से जाना जाता है। तो राज्यों को मार्गदर्शन ये बताने का काम कौन करते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए और आपके सामने किस तरीके से अपने राज्य को चलाना चाहिए, किस तरीके से एक सबसे बेहतर राज्य का निर्माण हो सकता है, वो नियम कायदे कौन बताते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है।
उद्देश्य की बात करें, इनका लक्ष्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। इनका क्या लक्ष्य है भाई? भारत एक कैसा राज्य हो? कल्याणकारी राज्य हो। कैसा राज्य हो भाई? एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में, समझ में आ गया, एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत को स्थापित करना किसका काम है? डीपीएसपी का। किसका काम है? डीपीएसपी का आपके सामने प्रमुख रूप से काम होता है। और सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, किस तरह के लोकतंत्र की स्थापना कर सके, करना जिसमें सभी लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबरी का हिस्सा मिल सके। क्या मिल सके? सभी लोगों को सामाजिक और आपके सामने बराबरी का हिस्सा मिल सके, है ना। समाज में भी जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई भी प्रकार का भेदभाव ना देखने को मिले। पैसे के आधार पर भी कोई भी प्रकार का भेदभाव, अमीरी गरीबी के बीच में जो खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है वो कम हो, यही इनका लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का उद्देश्य होता है। विशेषताओं की बात करें, ये न्याय संगत नहीं है, मतलब ये जुडिशियल नहीं होते भाई, इन पर कोई भी कानून की पाबंदी नहीं देखने को मिलती है। यदि यानी इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, मतलब अगर आप इन्हें लागू करना चाहते हो तो इन्हें क्या, इनके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। क्या नहीं कर सकते? इनको अगर लागू करना चाहते हो तो आपको न्यायालय नहीं जाना है भाई, आपको न्यायालय जाने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। परंतु ये शासन के आधारभूत सिद्धांत है। लेकिन ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या होता है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है भाई आपके सामने? बेसिक स्ट्रक्चर वो होता है भाई जिनके ऊपर सभी के सभी जो नियम कायदे हैं, सिद्धांत है, जो नीति निर्माण, वो जिसपे टिका होता है। देखो कोई भी नीतियों का अगर निर्माण किया जाता है ना तो डीपीएसपी को जरूर एक बार देखा जाता है कि भाई डीपीएसपी इसमें लागू हो रहे हैं, नहीं लागू हो रहे हैं। उदाहरण के लिए समान काम के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों का गठन करना, समान नागरिक संहिता इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या आते हैं? समान काम। अगर आप समान काम करते हो तो आपको समान कार्य के लिए क्या किया जाता है? समान वेतन दिया जाता है। क्या किया जाता है? समान कार्य करने के लिए समान वेतन दिया जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन, जो अलग अलग प्रकार की जो ग्राम पंचायत होते हैं उनका गठन करना, और समान नागरिक संहिता, मतलब सभी लोगों को, जो सभी प्रकार के जो नागरिक होते हैं उनको समान प्रकार की जो नागरिक संहिता प्रदान करने का काम किसके द्वारा किया जाता है भाई? जो डीपीएसपी है उसके अंदर। किसके अंदर? डीपीएसपी के अंदर किया जाता है। समझ में आ गया? समान वेतन, नागरिकों को, ग्राम पंचायतों का गठन और समान नागरिक संहिता है वो देखने को मिलती है। मौलिक कर्तव्यों की बात करें, 42वां संविधान संशोधन 1946 के अंदर जो भाग 4A और जिसके अंदर अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया। इनको भाई 51 नंबर ए में जोड़ा गया। और अगर इनकी बात करें तो एक कौन सी कमेटी के द्वारा भाई? श्रवण सिंह कमेटी, एक श्रवण सिंह कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने क्या किया था? जो मौलिक कर्तव्य जितने भी होते हैं, हमारे जितने भी जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, उन मौलिक कर्तव्यों को आपको बताने का काम किया था। क्या किया था? जितने भी जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, सबके सब मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताने का काम किया गया था। हमारे कौन कौन से जो मौलिक कर्तव्य वो महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य हैं। स्वरूप की बात करें, ये नागरिकों को नैतिक दायित्व प्रदान करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? हमारे जितने भी नागरिक होते हैं सबको नैतिकता का आपके सामने पाठ पढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सभी को जो नैतिकता का आपके सामने पाठ पढ़ाने का काम करते हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य आपके सामने? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, देश की रक्षा करना और पर्यावरण का संरक्षण करना। अगर आज के समय की बात करें तो कुल आपके सामने 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार, समझ में आ गया आपको? 5 से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा का, मुफ्त शिक्षा का अधिकार, यह हमारा आपके सामने मौलिक कर्तव्य है। जिसमें आपके सामने महत्व की बात करें, ये अधिकारों कर्तव्यों के बीच में संतुलन करते हैं। भाई सभी व्यक्तियों के साथ सिर्फ अधिकार ही नहीं होने चाहिए, उनके पास कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। भाई आपके घर पे आपको सिर्फ माता पिता खाने पिलाने का काम नहीं करते, बल्कि उनका काम यह भी है कि भाई आपको इतना जिम्मेदार नागरिक बना सके। आपके भी कुछ कर्तव्य हैं, घर का काम करना, नौकरी लगना, जॉब लगना, पढ़ाई करना है, आपके भी कर्तव्य है ना। तो इसी तरीके से सिर्फ आपके सामने जो लोगों को अधिकार देना ही नहीं काम उनका काम है, उनको कुछ कर्तव्य भी निभाने होने चाहिए। क्या होने चाहिए? उनको कुछ कर्तव्य भी निभाना पड़ता है। तो वो कर्तव्य किसमें दिए गए? मौलिक अधिकारों में दिए गए हैं। यह हमें याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को देश के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी है। ये सब चीजें हमें क्या दिलाती हैं कि हर जो व्यक्ति है उसका सिर्फ अधिकार ही नहीं है, बल्कि उनके नागरिकों के कुछ आपके सामने क्या है? उत्तरदायित्व भी है। उत्तरदायित्व का अर्थ होता है कि कोई ना कोई जो काम करने का आपके सामने उनका
भाई जो काम कर रहे हैं तो उसको काम करने के लिए भाई उनका कुछ ना कुछ कर्तव्य भी है, और उस कर्तव्य को उनको अच्छे से निभाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनका जो कर्तव्य है उसको उनको अच्छे से निभाना चाहिए, उनको कर्तव्य को याद दिलाने का काम करते हैं। मौलिक अधिकार जहां व्यक्ति को स्वतंत्रता देते हैं, मौलिक अधिकार क्या करते हैं? जहां व्यक्ति को स्वतंत्रता देते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व सरकार को जन कल्याणकारी मार्ग दिखाने का काम करते हैं। वही आपके सामने क्या करते हैं? नीति निर्देशक तत्व होते हैं, वो लोगों को क्या करते हैं? जन कल्याण का मार्ग दिखाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जन कल्याण का मार्ग दिखाने का काम करते हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं, और मौलिक कर्तव्य क्या करते हैं? नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी याद दिलाने का काम करते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न था आपको मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं आपके सामने। अनुच्छेद 370 और 35A के विशेष संदर्भ में भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया को समझाइए। भैया नया प्रश्न जुड़ा है, जरूर से इस प्रश्न को आपको करके जाना है। अनुच्छेद 370 और 35A के विशेष संदर्भ में भारतीय जो संविधान है उसमें संशोधन की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो आर्टिकल 370 को भी पढ़ लेंगे, 35A जो नए जुड़े हैं इन दोनों को पढ़ लेंगे, या अभी जो पहले जो कोर्स चलता था उससे अलग टॉपिक जुड़े हैं। बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इसको पढ़कर जाएंगे। पर्सन में आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 25,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है, कराओ भाई, जल्दी से जल्दी अचीव करें इस टारगेट को। भारतीय संविधान में संशोधन की सख्ती प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। मतलब भारतीय जो संविधान है उसमें जो संशोधन करने के जो आपके सामने जो प्रक्रिया होती है, भाई कोई भी संविधान होता है उसमें अलग अलग प्रकार के संशोधन समय के साथ करने पड़ते हैं। भाई जरूरत के साथ चीजों में बदलाव भी देखने को मिलता है, तो वैसे ही जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 368 में है, और ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के अनुच्छेद से संविधान से ली गई है। और जो मैंने मौलिक अधिकार वाला नहीं बताया था भाई, वो अब बता रहा हूं आपको, वो अमेरिका से लिया गया है। और आपके सामने जो मौलिक कर्तव्य होते हैं ये रशिया से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। उस समय सोवियत संघ होता था, वहां से लिए गए थे। जो संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन या निरसन रिपेल का अधिकार प्रदान करती है। इसमें क्या होता है भाई, देखो समय की, जैसे भाई आज के समय जो आपकी सोच है वो आज से 10 साल पहले नहीं थी, 10 साल पहले थी, है ना। अब आपके सामने आज वो सोच होगी, वो आगे वाले 10 सालों में नहीं होगी। तो समय के साथ समाज में बदलाव देखने को मिलता है, लोगों की विचारधाराओं में बदलाव देखने को मिलता है। समझ में आ गया भाई? पहले ट्रेन आपके सामने एक पटरी पे, आजकल ब्रॉडगेज पे चलनी शुरू हो गई है ना। आजकल वंदे भारत का क्रेज है, कभी राजधानी का उस समय क्रेज हुआ करता था। तो यही है, समय के साथ भी चीजों में बदलाव देखने को मिलता है, और समय के साथ अगर बदलाव हो रहा है तो कानूनी प्रक्रियाओं में बदलाव देखने को मिलना चाहिए, और कानूनी प्रक्रिया में अगर बदलाव देखने को मिल रहा है तो आपके सामने संविधान के जो आपके सामने हिस्सों में बदलाव देखने को मिलता है उस बदलाव को करने के लिए। हालांकि अनुच्छेद 317 और 35A के मामले में एक विशेष प्रक्रिया विशेष और विवादास्पद थी। क्यों? आर्टिकल 370 और 35A दोनों के दोनों सबसे अभिन्न हिस्सा थे हमारे संविधान के। जो 370 है वो आपके सामने किसकी बात करता था? विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करता था। किसको? कश्मीर को। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसे होती है? 368 के बारे में बात करें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये प्रश्न आएगा कि भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, उस प्रक्रिया के बारे में बताइए। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया मुख्यतः 3 तरीकों से होती है। पहला तरीका होता है साधारण बहुमत के द्वारा। कौन से बहुमत के द्वारा? साधारण बहुमत के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने संविधान में बदलाव देखने को मिलता है। संसद के दोनों सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों की सहमति। मतलब जो साधारण बहुमत, कौन सा बहुमत होता है भाई? संसद के अंदर जो दोनों सदन होते हैं उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक जो लोगों की सहमति। मतलब साधारण, कोई नॉर्मल आपके सामने कानून है, अगर उसमें बदलाव किया जाता है तो उसको साधारण बहुमत से पास किया जाता है। अब साधारण बहुमत क्या होता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है उस सदन में उपस्थित। जैसे उस सदन में अगर 400 लोग उपस्थित हैं तो उसमें अगर आपके सामने 400 में से अगर 201 ने आपके सामने क्या कर दिया? मतदान कर दिया उसके प्रति, कोई कानून के प्रति, तो वो बदलाव देखने को मिल जाएगा। देखो 2 होते हैं, एक होता उपस्थित, एक होता कुल। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर जहां पर आ जाए कुल उपस्थिति, जहां पर उपस्थिति का 50%, तो जितने उपस्थित हो रहे हैं उतने, और अगर आ जाए जहां पर कुल लोगों का आपके सामने 50% अधिक, तो इसका क्या देखने में मिलेगा? 50, जो 550 का। लेकिन आपको तो इतना याद नहीं रखना है, बस आपको तो यही याद रखना है साधारण बहुमत में क्या होता है, चाहे लोकसभा और राज्यसभा में
लोकसभा में बिल आएगा तो उसमें जितने लोग वहां पर बैठे हैं और जितने लोग मतदान कर रहे हैं उसके आधे लोगों ने क्या कर लिया, आधे से ज्यादा लोगों ने अगर मतदान कर दिया उस कानून के प्रति तो वो कानून का निर्माण हो जाएगा। विशेष बहुमत, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 से अधिक संख्या होनी चाहिए, मतलब 2/3 से, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। विशेष बहुमत क्या होता है, कुल सदस्यों का, देखो आ गया ना नाम, कुल सदस्यों का। तो लोकसभा में आपके सामने 550 लोग की बात हो रही है और राज्यसभा के 250 लोगों की बात हो रही है। तो कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, मतलब 251 लोग आपके सामने देखने को मिलने चाहिए लोकसभा में से, और राज्यसभा में 126 लोग हैं, वो आपके सामने क्या हो, आपके मतदान करें, उसका 2/3, कितना, 2/3, उसका भी 2/3 देखने को मिलना चाहिए। जब 2/3 बहुमत मिलता है आपको, तभी विशेष बहुमत से कोई ना कोई कानून है वो पारित हो सकता है, वरना पारित नहीं हो सकता। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुल सदस्यों का आपके सामने वो बोला जाता है ना, आपकी बार 400 पार, तो वो नारा इसीलिए होता था क्योंकि अगर अब की बार 400 पार हो जाता तो विशेष बहुमत से क्या किया जा सकता था, संविधान में बदलाव किया जा सकता था। वो मत था या नहीं था, लेकिन भाई 2/3 से ज्यादा मत हो जाते हैं लोकसभा में, इसके लिए वो था। समझ में आ गया, सीधी बात यही है। वो इनकी इंटेंशन क्या होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, उसको अपने कोई मतलब नहीं है, अपने को तो ये जानना है कि विशेष बहुमत आपके सामने कुल सदस्यों का 2/3 हिस्सा है, वो होना चाहिए विशेष बहुमत को करवाने के लिए। विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति, यदि संशोधन संघीय ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करे तो आधे राज्यों के विधानसभाओं का भी समर्थन होता है। जैसे जीएसटी, जब जीएसटी को लागू किया गया ना, तब विशेष बहुमत से भी पारित किया गया, लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 मतों से उसको पारित किया गया। और फिर जितनी राज्य हैं, जैसे अपन इस समय जितने राज्य हैं, उन राज्यों के आधे से ज्यादा राज्यों में उस जो आपको पारित करना जरूरी होता है, राज्यों की सहमति जरूरी है। तो सीधी सीधी बात है, सेंटर में भी गवर्नमेंट मजबूत होनी चाहिए और राज्य में भी गवर्नमेंट मजबूत होनी चाहिए। दोनों जगह अगर गवर्नमेंट मजबूत होगी तभी आपके सामने इस प्रकार को जो कानून है वो पास हो सका। वो विशेष बहुमत में आर्टिकल 370 वगैरह आते हैं। समझ में आ गया। और जो विशेष बहुमत और राज्य की सहमति है किस पे आते हैं, जीएसटी वगैरह, जिसमें राज्य का भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, देखो जीएसटी लगती है और राज्य में भी लगती है और केंद्र सरकार पे लगती है। तो ऐसे मामले जो राज्य को भी प्रभावित करें वहां पर विशेष बहुमत के साथ राज्यों की सहमति भी होती है, और ऐसे मामले जो पूरे के पूरे संघ को प्रभावित करें वहां पर विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, और छोटे मोटे मामलों को अपन साधारण बहुमत से पारित कर लेते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉम्पिटिशन में सवाल यहां से सेम टू सेम आता है। आर्टिकल 370 और 35A क्या होता है? अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दिलाने का काम करता है। क्या करता है अनुच्छेद 370? क्या करता है, जो जम्मू कश्मीर का जो होता है ना, जम्मू कश्मीर का इलाका है, उसको विशेष राज्य का दर्जा, कैसे राज्य का, विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का काम करता है। विशेष राज्य क्या था? ऐसा राज्य जहां पर आपके सामने खुद का संविधान हो, जहां पर खुद की प्रशासनिक रूप से नियम कायदे कानून लगे, उस प्रकार का राज्य दिलाने का काम कौन करता था? आर्टिकल 370 करता था, जिसके तहत भारतीय संविधान का जो अधिकांश प्रावधान वहां सीधे लागू नहीं होते थे। मतलब अगर जो भारतीय संसद के द्वारा जितने भी कानून पारित किए जाते हैं ना, और जो संघ से या राज्यों से संबंधित है, वो सीधे के सीधे लागू होते हैं, है ना। जो संघ सूची में आते हैं वो सीधे के सीधे पूरे देश में लागू होते हैं। लेकिन जब आर्टिकल 370 लागू था तब जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं होते थे। इंपॉर्टेंट बात है, ये भी अच्छे से समझ लेना। आर्टिकल 35A में वहां के निवासियों को विशेष नागरिकता का अधिकार था। दोहरी नागरिकता इंडिया में नहीं देखने को मिलती, एकल नागरिकता देखने को मिलती है। लेकिन जम्मू कश्मीर पे ये मामला अपवाद था। वहां पर क्या होता था, आर्टिकल 370 के तहत एक तो भारत की नागरिकता थी, दूसरी उन लोगों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता भी देखने को मिलती थी। और ये अधिकार किस में दे रखा था? 35A में दे रखा था। बार बार बता रहा हूं, ये पर्सन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना, आएगा। अगस्त 2019 में संशोधन की प्रक्रिया की गई। सरकार ने अनुच्छेद 368 के सामान्य मार्ग के बजाय अनुच्छेद 370(3) का प्रयोग किया। सरकार ने क्या किया? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के जरिए इसमें संशोधन ने किया। अनुच्छेद 370(3) के तहत इसमें क्या किया गया? इसको पारित किया गया। अब ये कैसे होता है? अनुच्छेद 370(3) में क्या होता है? सबसे पहले राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया। राष्ट्रपति से एक संवैधानिक आदेश CO 272 जारी किया गया, जिसमें अनुच्छेद 367 में बदलाव के लिए राज्य विधानसभा का अर्थ राज्यपाल, चूंकि वहां के राष्ट्रपति शासन माना गया था। मतलब सीधा का सीधा भाई, पहले क्या होता था, वहां के राज्य की विधानसभा के अनुसार नियम में बदलाव हो सकता था, वहां की विधानसभा चाहती तभी बदलाव हो सकता था। लेकिन उस समय विधानसभा चल नहीं रही थी, तो विधानसभा का अर्थ कौन था? राज्यपाल। तो राज्यपाल से सहमति चाहिए थी।
अगर आर्टिकल 367 में बदलाव करना था, आर्टिकल 300 अगर 67 में अगर अपन बदलाव करना चाहते थे तो क्या करना था, राज्यपाल की सहमति चाहिए थी। तो सबसे पहले राज्यपाल से सहमति ली गई। संसद की भूमिका, चूंकि राज्यों की शक्तियां संसद के पास में नहीं थी, और जितनी भी जो शक्तियां होती है भाई, कोई भी राज्य की शक्तियां, वो सारी की सारी शक्तियां किसके पास होती हैं, राज्य के पास होती हैं। तो राज्य के पास जितनी भी शक्तियां थी उसमें नहीं होती हैं। संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन का अधिनियम पारित किया गया। फिर क्या किया गया, वे आपके सामने जो संसद के अंदर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, कश्मीर का पुनर्गठन का अधिनियम उसको पारित कर दिया गया, उसको लागू कर दिया गया। कहां पर रखा गया, संसद के पटल पर उसको रखा गया। परिणाम की बात करें, इस प्रक्रिया के माध्यम से अनुच्छेद 370 को प्रभाव को समाप्त कर दिया, और धीरे धीरे क्या क्या, इस तरीकों के माध्यम से अनुच्छेद 370 है उसका प्रभाव है वो धीरे धीरे समाप्त कर दिया, और अनुच्छेद 35A स्वतः ही समाप्त हो गया। संसद से पारित हो गया, लोकसभा राज्यसभा से, और फिर आपके सामने राष्ट्रपति की अनुमति पहले ले ली गई थी, उन्होंने भी साइन कर दिए, तो आर्टिकल 370 हट गया, और वो हट गया तो 35A जिसमें उन नागरिकों को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अलग से नागरिकता मिलती थी, वो अपने आप ही हट गया। सामान्यतः संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 का पालन होता है, लेकिन अनुच्छेद 370 को निरसन करने के लिए राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां संसदीय संकल्प के विशेष तालमेल का उपयोग किया गया। तो इसमें दोनों शक्तियों का उपयोग किया गया, राष्ट्रपति की शक्तियों का भी उपयोग किया गया, और आपके सामने जो संसद है उसकी प्रक्रिया का भी प्रयोग करके इसको लागू किया गया। तो बच्चों, ये था आपका जो पेपर अनुच्छेद 370 35A के विशेष संदर्भ में। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना, कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करिए। किसके बारे में, भारतीय जो निर्वाचन आयोग होता है ना, उसकी संरचना कैसी होती है, भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी है, उसके कार्य क्या है और उसकी शक्तियां क्या होती हैं, उसके बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, बार बार अलग अलग प्रकार के जो विश्वविद्यालय होते हैं उसमें प्रश्न पूछा जाता है, आपको भी अच्छे से करके जाना है। साथ के साथ वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक टारगेट देना चाहता हूं। अब सभी बच्चों को पता है भाई, अपने 25,000 सब्सक्राइबर को आपके सामने टारगेट ले रखा है, उस टारगेट को अपन को अचीव करना है। और कैसे अचीव होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ के साथ तो जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, जाओ और जाकर आपके सामने पढ़ लो भाई। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की तरफ। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत भारत में निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई थी। क्या किया गया था, अनुच्छेद आर्टिकल 324 के तहत भारत में निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी शुरुआत की गई थी। और एक प्रकार के स्वतंत्र और स्थायी संवैधानिक इकाई है। कैसी इकाई है, एक इंडिपेंडेंट इकाई है, समझ में आ गया, और संवैधानिक इकाई निकाय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय कौन सा निकाय होता है भाई आपके सामने, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो बॉडी होती है जिसके अंदर क्या होता है आपके सामने, जिसको आप हटा नहीं सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो आप उसको ना, मतलब उसको हटा नहीं सकते हो, उसमें बदलाव जरूर किए जा सकते हैं संसद के द्वारा, लेकिन उसको हटा नहीं सकते हो। और इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उस पर कोई भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं देखने को मिलता है। समझ में आ गया आपको। और इसको सारी की सारी शक्तियां किससे प्रदान होती है, संविधान से। तो उनको यह भी डर नहीं होता कि संसद के द्वारा हमें क्या किया जा सकता है, हमें हटाया जा सकता है। इसीलिए इनकी और ज्यादा स्वतंत्रता देखने को मिलती है। जिनका मुख्य उद्देश्य उत्तरदायित्व देश को स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना है। चुनाव आयोग का भाई काम क्या होता है, जैसा कि नाम है आपके सामने, पूरे भारत में, पूरा जो भारत देश है उसके अंदर स्वतंत्र चुनाव करवाने का काम किसका है, आपके सामने निर्वाचन आयोग का। किसका काम है भाई, निर्वाचन आयोग का यही काम होता है, वो स्वतंत्र चुनाव करवाता है और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने का काम होता है। समझ में आ गया आपका। जब भी चुनाव होते हैं उस समय आचार संहिता को लागू करना, राजनीतिक पार्टियां कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे, लोगों के फ्रीबीज नहीं बांटे, इन सब चीजों को ध्यान में रखने का काम किसका है, निर्वाचन आयोग का है। लेकिन आजकल निर्वाचन आयोग है भाई, उसमें क्या है, उसके खिलाफ काफी बातें उठ रही हैं। निर्वाचन आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कैसा स्ट्रक्चर है भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। प्रारंभ की सदस्यता की बात करें, प्रारंभ में एक सदस्य निकाय था। पहले इसमें क्या हुआ करता था, सिर्फ एक ही सदस्य था, मतलब एक ही आपके सामने जो सदस्य हुआ करते थे, वन कम्युनिटी की बॉडी हुआ करती थी। और उस समय क्या हुआ था, एक बहुत तगड़े और मजबूत आपके सामने इलेक्शन कमीशन है, उनका नाम था TN सेशन।
TN शेषन। उनका नाम देखना, उन वो मतलब इतने खतरनाक थे, उनके नाम से जो राजनेता ना कांपते थे। उनकी एक लाइन थी कि मैं हर साल में एक राजनेता का आपके सामने कैरियर खा जाता हूं, है ना। मतलब उन्होंने इतने निष्पक्ष चुनाव कराए थे। आज के समय के तो जो भाई मैं चुनाव आयोग पर काफी सवाल उठते हैं, जनता का ऐसा कहना है कि भाई वो पार्टियों के जो सत्तारूढ़ दल है उसके हिसाब से काम करता है, लेकिन TN शेषन है उसके खिलाफ चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष के लोग हो, सभी के सभी लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, क्योंकि वो इतने सही तरीके से चुनाव करवाने का काम करते थे। आप जानना, और यूट्यूब पर अभी जो ये वीडियो देखने के बाद में TN शेषन के बारे में जरूर से देखना, आपका बहुत नॉलेज और आपको पता चलेगा कि क्या ताकत होती है एक चुनाव आयोग की। और अब देखना आपके सामने क्या किस तरीके से काम कर रहा है चुनाव आयोग। लेकिन 1993 में इसे मल्टी बॉडी आपके सामने इंस्टीट्यूट बना दिया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि TN शेषन था ना, TN शेषन थे वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तब उन्हें लगा कि अगर एक व्यक्ति का हाथ में जो पावर है इसको क्या कर दिया जाए, अगर और दो लोगों के हाथों में दे दी जाएगी तो पावर बढ़ जाएगी और इसलिए इतने पावरफुल नहीं रहेंगे। लेकिन भाई जो पावरफुल व्यक्ति रहता है वो पावरफुल हमेशा रहता ही है, चाहे एक मल्टी बॉडी हो चाहे सिंगल बॉडी इंस्टीट्यूट हो, है ना। वो उसके बाद में भी उतने ही ज्यादा पावरफुल आदमी थे। वर्तमान में उसमें क्या होता है, वर्तमान के समय में एक इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन होता है CFC, और उसके दो सहायता करने के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। दो चीफ जो आपके सामने इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो एक तो आपके सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो उसके निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के रूप में उनको जाना जाता है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन की मदद करते हैं। नियुक्ति की बात करें, कौन करता है चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति? जैसा कि आप सबको पता है, जो अन्य जितने भी जो लोग होते हैं, जितने अन्य लोग होते हैं उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भाई आपके सामने राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। कार्यकाल की बात करें, इनका कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष तक था। मतलब इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक देखने को मिला था? 6 साल से 65 साल तक आपके सामने इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति 58 साल की उम्र में अगर चीफ इलेक्शन कमीशन बन गया तो उसको 64 साल की उम्र में क्या हो जाएगा भाई, इसका पद पूरा हो जाएगा। या फिर आपके सामने अगर 63 साल की उम्र में अगर वो चीफ इलेक्शन कमीशन बने तो 3 साल तक ही काम कर पाएंगे, क्योंकि 65 साल से हटना पड़ता है। क्या तो 6 साल पूरी हो तब हटेंगे, या 65 साल की उम्र पूरी हो जाए वो हटेंगे। कोई सा भी पहले जो क्राइटेरिया टच हो जाता है उसी के हिसाब से उनका जो कार्यकाल है वो पूर्ण हो जाता है, अगर उनको एक्सटेंशन नहीं दिया जाए तो। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पद से हटाया जाता है। अगर जो इलेक्शन कमीशन है उसको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। कौन किसके द्वारा? महाभियोग की बराबर प्रक्रिया लगती है, और उसमें क्या होता है, बहुत अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं भाई। पहले संसद की कमेटी बनती है, लोकसभा में उसको देना पड़ता है, बहुत पचेड़े होते हैं, आसानी से हटाया नहीं जा सकता चीफ इलेक्शन कमीशन को। बहुत शक्तिशाली पद है। निर्वाचन आयोग के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं निर्वाचन आयोग के? आयोग के प्रमुख कार्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली वाली श्रेणियां प्रशासनिक, सलाहकार व अर्ध न्यायिक जो प्रणालियां। पहला होता है निर्वाचन नामावली तैयार करना, मतदान सूची, जो अलग अलग प्रकार की जो मतदान सूचियां होती हैं उन मतदान सूचियों को तैयार करने का काम होता है। क्या होता है? जो अलग अलग प्रकार की जो मतदाता सूची होती है, भाई आप जो मत देकर आते हो ना, जो बुलेट जो आपके सामने जो उसको क्या बोलते हैं, मतदान की जो सूची होती है, इलेक्शन जो लिस्ट होती है भाई, जिसके अंदर आप सभी लोगों को लोग मतदान करते हैं उन लोगों की उसमें नामांकन होती है, उसको तैयार करना काम होता है। समय समय पर अपडेट करना, साल में एक बार आपके सामने इसको अपडेट किया जाता है, और ये प्रयास किया जाता है कोई भी पात्र या कोई भी मतदाता वो ना छूटे। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना। क्या किया जाता है? जनगणना के आधार पर जब जनगणना करवाई जाती है तो आपके सामने जो निर्वाचन आयोग है वो क्या करता है, उनकी सीमाओं को भी निर्धारित करता है। अब देखो परिसीमन देखने को मिलेगा 2027 से 28 के अंदर, उस समय नए विधानसभा नई लोकसभा का आपके सामने जगहों का निर्वाचन देखने को मिलेगा। तो समय समय पर जब जब जनगणना होती है, आप वाली जनगणना होगी ना, इसके हिसाब से परिसीमन देखने को मिलेगा। तो निर्वाचन वाले क्षेत्रों, नए क्षेत्रों का निर्माण करने का काम भी किसका होता है? चुनाव आयोग का काम होता है। चुनाव का संचालन करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा और राज्य के विधानसभाओं के चुनाव को समय सारणी और तिथि घोषित करना। क्या काम है? चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव, चाहे संसद का चुनाव, चाहे लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हो, किसी के भी चुनाव हो, सभी के सभी को समय समय पर समय सारणी का जारी करना। क्या काम करना? समय सारणी जारी करना, आचार संहिता लगाना।
कोड ऑफ कंडक्ट लगाना, सबका सब काम किसका होता है भाई? आपके सामने चुनाव आयोग का काम होता है। अब कहोगे सर सरपंच वाले चुनाव होते हैं, ये पंचायती राज वाले चुनाव होते हैं, ये कौन कराता है? ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। ये अंतर है भाई, आप याद रख लेना। राजनीतिक दलों की मान्यता, दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता करना। कोई भी दल है, अगर वो उसकी जो अगर मान्यता पूरी हो रही है तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा देना या फिर आपको क्षेत्रीय दल का दर्जा देना। अगर कोई क्षेत्र विशेष में काम कर रहा है तो उसको क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह को आवंटित करना किसका काम है भाई? आपके सामने जो निर्वाचन आयोग का काम है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देना और चुनाव चिन्ह को आवंटित करना, सब के सब कार्य किसके हैं? चुनाव आयोग के कार्य हैं। निर्वाचन आयोग की शक्तियां, पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता को लागू करना। क्या करना? अगर जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? इलेक्शन हो रहे हैं, उस समय जो राजनीतिक दल, जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उन पे कोड ऑफ कंडक्ट, वो ज्यादा पैसे ना खर्च करें, कोई लुभावने वादे ना करें, अगर लोगों को पैसे नहीं बांटे और कोई ऐसी चीजें नहीं बांटे जिससे चुनाव है वो प्रभावित नहीं हो। इन सब चीजों का ध्यान में रखना। और अगर कोई भी प्रकार का उल्लंघन देखने को मिलता है, अगर कोई भी प्रकार का उल्लंघन देखने को मिलता है तो उनको दंडित करने का भी काम किसका होता है भाई? आपके सामने निर्वाचन आयोग का ही काम होता है। अर्ध न्यायिक शक्तियां, चुनाव के समय उम्मीदवारों की योग्यता और चुनाव विवादों पर राय देना। क्या करना? अगर आपके सामने चुनाव हो रहे हैं तो उम्मीदवार के, अगर कोई अयोग्य उम्मीदवार है तो उसको अयोग्यता तैयार करना कि भाई आपके सामने ये इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता, उसकी अयोग्यता। और अगर चुनाव में कोई विवाद हो रहे हैं तो उन विवादों का निपटारा करने का काम भी किसका होता है? चुनाव आयोग का काम होता है। किसका होता है? चुनाव आयोग का ही काम होता है। कोई भी उम्मीदवार है, अयोग्य उम्मीदवार को टालना और चुनाव में कोई भी प्रकार का विवाद है, कोई भी राय देने का काम निर्वाचन आयोग का काम होता है। पर्यवेक्षण करना, चुनाव के दौरान धांधली या हिंसा के समय किसी भी मतदान या चुनाव केंद्र के मतदान को रद्द करना और पुनः मतदान देने का आदेश करना। कहीं पर धांधली देखने को मिली, वोट चोरी हो रही है कहीं पर आपके सामने, या फिर आपको बूथ कैप्चरिंग हो रही है और कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी आ रही है तो वहां पर क्या किया जाता है? उस चुनाव को रद्द करके पुनः मतदान कराया जाता है। क्या करवाया जाता है? पुनः मतदान करवाया जाता है। कर्मचारियों पर नियंत्रण, चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकारी कर्मचारी आयोग के नियंत्रण में कार्य करते हैं। जितने दिन चुनाव आयोग की प्रक्रिया चलती है उसके दौरान जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, वो आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी आयोग होता है ना, उसके नियंत्रण में काम करते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग सबसे बड़े लोकतंत्र की धुरी। आपके सामने जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो भारत का जो लोकतंत्र है उसके लोकतंत्र का सबसे बड़ा आपके सामने जो केस है। अपनी निष्पक्ष कार्य प्रणाली और आधुनिक सुधार, मतलब हमारे भारत के अंदर जो चुनाव आयोग है ये सबसे बड़े लोकतंत्र को, भाई छोटी बात नहीं है, इतने बड़े लोकतंत्र को, और जहां पर चुनाव का इतना महत्व है। अमेरिका जैसे देश में लोगों को कोई मतलब नहीं होता चुनाव में, लेकिन इंडिया के लोगों को चुनाव से बहुत महत्व रहता है। समझ में आ गया? तो इतने बड़े चुनाव करवाना, सभी लोगों को मोटिवेट रखना चुनाव में भाग लेने के लिए, और समय समय पर अलग अलग प्रकार के बदलाव करना, जैसे ईवीएम वीवीपैट जैसे माध्यम से भारतीय चुनाव प्रक्रिया उसको अच्छे से लागू करना। समझ में आ गया? तो यह था भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना, कार्य और शक्तियों के बारे में व्याख्या कीजिए। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।